हेलो वैंक्सियंस, मेरे चैनल वंगचर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी द हार्टलेस बिट्रायर और एसेंटिक क्लोवर का पार्ट 13। लेकिन पार्ट 13 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पार्ट लास्ट पार्ट नहीं होगा, एक और पार्ट होगा, क्योंकि ये चैप्टर अकेले बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हम अपना नया FF शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्टोरी का पार्ट 13। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 6 साल बाद गुसुलैंड सेट में बारिश होती है, जिससे वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं और एक उत्सव जैसा माहौल था। और इधर विंग और वांगची एक हॉट नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। तो कहानी उसके आगे। जिंगसी के मेन हाउस के गेट पर खड़ा सुजुई सुबह 3 बजे से ही वहाँ खड़ा हो गया था। सीचन पूरी रात सो नहीं पाए थे। एक तरफ लंबे सूखे से राज्य को मिले छुटकारे की राहत थी, तो दूसरी तरफ सेक्ट में आए कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर सबका अचानक गायब हो जाना, फिर नी सेक्ट से आया संदेश और नी हुसैन के ग्वंगायू पर लगाए आरोप। सिचन इन सब बातों को वांगजी से डिस्कस करना चाहते थे और पूरी रात इंतजार के बाद वो सुबह 5 बजते ही जिंगसी पहुंच जाते हैं। कुछ देर वो वांगजी के बाहर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर वांगची के न आने पर वो मेन हाउस के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें गेट पर सुजुई अंदर जाने से रोक देता है। उसकी आंखें लाल थी, मानो उसने जबरदस्ती खुद को जगा रखा हो। सिचन कहते हैं, सुजुई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें स्टूडेंट चैम्बर में होना चाहिए। सुजुई दरवाजे के सामने खड़े होते हुए मानो वो सिचन को ये जता देना चाहता था कि वो उन्हें अंदर नहीं जाने देगा। कहता है, प्रिंस, मैं यहाँ मास्टर वे की सुरक्षा में हूँ। सिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन वांगजी तो अंदर है प्रिंस वे के साथ, फिर तुम्हें यहाँ प्रिंस की सुरक्षा की क्या आवश्यकता? सुजुई कहता है, मेरा यहाँ रहना आवश्यक है फर्स्ट प्रिंस। आप इंतजार कर ले, मास्टर के उठने का समय हो चुका है। उनके उठते ही मैं उन्हें आपसे मिलने को कहूँगा। वो अभी दरवाजे पर खड़ा था। इधर वांगजी की आंखें खुलती हैं तो खिड़की पर किसी ने पर्दा डाल दिया था, जिससे उसकी नींद ना खराब हो। वो लास्ट नाइट की मेमोरी अचानक उसके दिमाग में रिप्ले हो जाती है और उसके दोनों कान लाल हो जाते हैं। विंग उसकी चेस्ट पर सिर रखकर सो रहा था। वो विंग के चेहरे से बाल हटाता है। ऐसा लग रहा था मानो 6 साल नहीं बल्कि एक एटर्निटी बीत गई हो, जब लास्ट टाइम इस ब्यूटीफुल इनोसेंट फेस को ऐसे अपनी बाहों में केयरलेसली सोते हुए देखा था। वो बस इस चेहरे को अपने दिल की गहराइयों तक उतार लेना चाहता था, वक्त को रोक देना चाहता था। वो विंग की बॉडी पर, उसकी बैक पर लव मार्क देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी नज़र नीचे जाती है और कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें मानो उसके गले में ही अटक जाती हैं। वो चादर जो उन दोनों की नेकेड बॉडी को रात में ढके हुई थी, गायब थी। वो सब कुछ एक बार फिर से रिपीट करना चाहता था, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए खुद को विंग से अलग करने की कोशिश करता है, ताकि वो विंग की नेकेड बॉडी को चादर से कवर कर सके और खुद वहाँ से जितनी जल्दी हो निकल जाए, इससे पहले कि वो पूरा लास्ट नाइट सेशन फिर से रिज्यूम कर दे और बदले में विंग उसे सच में इस बार जान से मार दे। लेकिन वो जैसे ही खुद को विंग से अलग करने की कोशिश करता है, विंग फिर उसे हग कर लेता है। अब वो चादर की तरफ देखता है और हेल्पलेसली अपना हाथ बढ़ाता है, ये जानते हुए कि वो चादर तक फिजिकली तो नहीं पहुंच सकता। तभी उसके हाथ बढ़ाने पर चादर खुद आकर उन दोनों को कवर कर लेती है। वो थोड़ा सरप्राइज होता है, फिर वो अपना हाथ विंडो पर पड़े पर्दे की तरफ घुमाता है। पर्दा अपने आप खुल जाता है। वांगजी को रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स वापस आ गई हैं। विंग, जो ठंड की वजह से वांगजी से लिपटा हुआ था, चादर मिलते ही दूसरी तरफ सिर करके सो जाता है। इससे थोड़े समय के लिए वांगजी के चेहरे पे एक सैड पाउट एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर मानो उसे कुछ याद आ गया हो, वो तुरंत उठकर जमीन से अपनी अपर रोब उठाकर पहनता है और इनर रोब के टुकड़े उठाकर पास की टोकरी में रख देता है। फ्रेश होने के बाद वो जिंगसी के बाहर आता है तो दरवाज़ा खोलते ही देखता है कि 11 साल का सुजुई अपनी तलवार लेकर
उसकी तरफ बैक करके खड़ा था, मानो अगर किसी ने अंदर आने की कोशिश की तो उसे इस लिटिल कल्टीवेटर के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सुजुई वांगजी की तरफ मुड़ता है और उसे बो करते हुए कहता है, मास्टर आप ठीक हैं? वांगजी में रिस्पॉन्स करता है। सुजुई अंदर झांकने की कोशिश करता है। उसका व्यू वांगजी से ब्लॉक था। वांगजी कहता है, विंग अभी नहीं जगा है। सुजुई के चेहरे पर आई एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। वांगजी कहता है, तुम्हें उनसे मिलने के बहुत मौके मिलेंगे, वो अब यहीं रहेंगे। वो सुजुई को वहाँ से जाने को कहता है। सुजुई और वो जिंगसी के गेस्ट रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ सीचन उसका इंतजार कर रहे थे। सीचन वांगजी के आगे आ रहे सुजुई को रोकते हुए कहते हैं, यंग कल्टीवेटर, आपको आज क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास नहीं होगी, आप अपनी बची हुई नींद पूरी कर लें। योद्धाओं का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। वो वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। वांगजी उन्हें बो करता है। सीचन कहते हैं, वांगजी, उम्मीद है तुम में और मास्टर वे में सब कुछ ठीक हो चुका है। उनकी नजरें एक बार वांगजी के नेक पर पड़े बाइट मार्क की तरफ जाती है तो फिर दूसरी बार वांगजी के चेहरे पर। वांगजी कहता है, क्या उठने के बाद वो फिर से सब कुछ भूल जाएगा? सीचन कहते हैं, चीफ हीलर ने कहा अपने मेट को प्रॉपरली मार्क करने के बाद प्रिंस वे की सोल उनके प्रेजेंट सेल्फ में मर्ज हो जाएगी। उन्हें सब कुछ याद रहेगा। उनकी कुछ शक्तियाँ नॉर्मल टाइम में सप्रेस रहेंगी, जो उनके सेल्फ कंट्रोल खोने या खतरे के समय पे ही एक्टिव होंगी। या फिर वांगजी क्वेश्चनिंगली और वरीडली सीचन की तरफ देखता है। सीचन के चेहरे पे एक स्मिर्क स्माइल आ जाती है और एज यूजुअली वांगजी के कान रेड हो जाते हैं। सीचन कहते हैं, वांगजी, लानी अब यहाँ नहीं है। शायद तुम्हें याद ना हो कल रात क्या हुआ। वांगजी सीचन को टोकते हुए कहता है, मेरी पावर्स वापस आते ही मुझे सब कुछ पता चल गया कि कल क्या हुआ था और उस रात क्या हुआ था जब अंकल और लानी ने मुझे नशे की दवा दी थी और मैं बेहोश हो गया था। सीचन के चेहरे पर गिल्ट और सैडनेस साफ साफ देखी जा सकती थी। वो कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मैं एक अच्छे भाई की तरह तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, बल्कि तुम्हारे और मास्टर वे के साथ अनजाने में ही सही मैंने भी गलत किया। इधर गोंगायू ने सभी सेक्ट लीडर्स को दफन माउंटेन की तरफ भेज दिया और यह कह दिया कि यूनिमैक सेक्ट और यिलिंग पैट्रियार्क ने मिलकर उनके बच्चों को किडनैप कर लिया है और उसके इशारे पर सूसे ने दफन माउंटेन जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले हर तालाब में पॉइजन स्पेन लगा दिया था, जिससे अगर कोई उस पानी का इस्तेमाल करे तो वो अपनी कल्टीवेशन पावर खो दे। वेनिंग, वेनकिंग, जिनजूशियन और जिनजुसुआन ने गुफा के चारों तरफ एक पावरफुल प्रोटेक्टर बनाया था। जूशियन गुफा में जाते ही जंगलिंग को गले से लगा लेता है। उसे अपने बेटे को पहचानने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगा। वो खूबसूरत ओशियन ब्लू आइज को वो कैसे भूल सकता है, जो उसे यानली की याद दिला रही थी। तभी टाइगर सील के असर से सभी घोस्ट और पपेट्स और भी शक्तिशाली हो जाते हैं और गुफा पर लगे स्पेल को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इधर जियांग और उसकी आर्मी को दफन माउंटेन की उस गुफा से कुछ दूर पहले ही अन्य सेक्ट के लोग घेर लेते हैं और वो जियांग पर हमला करने ही वाले होते हैं कि नी वहां अपनी सेना लेकर आ जाता है और जियांग की तरफ बढ़ रही तीर मिहाज के वार से बीच से 2 टुकड़ों में टूटकर वहीं गिर जाती है। वह बाकी सेक्ट के लोगों से कहता है, अगर आप सब मरना चाहते हो तभी मुझ पर हमला करें, क्योंकि तालाब से पॉइजनस वाटर पीकर आप अपनी पावर खो चुके हैं। मैं आप सबको मार दूंगा और फिर पपेट आर्मी मुझे मार देगी। आखिर यही तो चाहते हैं जिन सेक्ट लीडर। एक सेक्ट लीडर उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है नी सेक्ट लीडर कि तुम जैसा डरपोक हमें मार सकता है या फिर हम तुम्हारी बातों पर भरोसा करेंगे? नी मिहाज पर एक स्पेल लगाता है और उसमें से
ढेर सारे तीर निकलकर सभी सेक्ट लीडर्स के गर्दन के पास जाके रुक जाते हैं। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ने फिर सभी को समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उन सबको गंगायू और सूसे ने बेवकूफ बनाया है। तभी वहां पपेट आर्मी हमला कर देती है। हालांकि कुछ लीडर्स अभी भी नी और जियांग को लेकर डाउटफुल थे, लेकिन वह फिर भी उनके साथ मिलकर पपेट आर्मी के खिलाफ लड़ने लगते हैं। इधर ग्वंगायू अपने महल में सो रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि कोई धीरे धीरे उसकी रूप उतार रहा है। वो आंखें खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसको नी सेक्ट लीडर नी मुंजे के साथ बिताए इंटीमेट पल याद आ जाते हैं। वो मिरर में खुद को देखते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है सीचैन बेड पर उस नी लीडर से ज़्यादा अच्छे होंगे। तभी कोई उसे जोर से उठाकर फेंकता है। वो गिर जाता है। फिर उसके कपड़े खुद निकल रहे थे, मानो उसे कोई जबरदस्ती अनड्रेस कर रहा हो। वो विजिबल स्पेल लगाता है तो उसे सामने नी मंजे अपनी बक्सा के साथ खड़ा दिखता है। वो नियरली नेकेड हो चुका था। वो कपड़े के एक छोटे टुकड़े से खुद को ढककर वहां से भागता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है। सामने देखता है तो लान ही थी। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां कोई नहीं आ रहा था। फिर वो लानी के सामने खुद को कंपोज करते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं गो प्रिंसेस? लानी उसे सरप्राइजिंगली ऊपर से नीचे तक देखती है। फिर कहती है, कपड़े पहन लो, वरना हो सकता है तुम्हारे उस गुलाम सूसे का दिल तुम पर ना आ जाए। वंगायू लानी के बच्चे की तरफ देखकर कहता है, प्रिंसेस आपको अपने बच्चे के सामने उसके पिता के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो स्पेल से रोब पहनने लगते हुए कहता है, आप यहाँ कर क्या रही हैं? लानी कहती है, लांस को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो तुम कुछ करो, कोई ब्लैक मैजिक कि वांगजी मेरे पीछे पागल हो जाए, जैसे वो उस वेवुशियन के पीछे पागल है। ग्वंगायू कहता है, प्रिंसेस आज तक आप समझ नहीं पाई कि सेकंड प्रिंस प्यार करते हैं उस वेवुशियन से। आप कुछ भी कर लें, उनका सच्चा प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा। लानी कहती है, उसी तरह जैसे लैन सीचन जियांग चेंग से करते हैं, और तुम कुछ भी कर लो तुम्हें उनका सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। और अब जब उन्हें तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है तो अब ना तो कुरान उनको तुम्हें अपनाने को कहेंगे और ना ही वो आउट ऑफ पिटी तुमसे शादी करेंगे। ग्वंगायू के तो मानो पैरों तले जमीन निकल गई हो। वो लानी से कहता है, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें कौन सच बताएगा? और किसी के पास क्या सबूत है कि ये सब कुछ मैंने किया है? तभी सूसे वहां भागकर आता है और ग्वंगायू को बताता है कि सीचैन को सच में सब कुछ पता चल चुका है, वो सबूतों के साथ। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो क्या सबूत हैं, पर ये तो तय है कि इसके पीछे नी हुसैंग है। वो कहता है कि एक गुप्तचर ने बताया है कि दफन माउंटेन में सभी सेक्ट्स एक साथ पपेट से लड़ रहे हैं। हालांकि पॉइजन की वजह से अंततः वो ये लड़ाई हारेंगे ही, लेकिन सेक्ट लीडर हम लान सेक्ट के साथ क्या करें? उन्हें सब कुछ पता है और वो चुप नहीं बैठेंगे, और न ही हम उन्हें डरा सकते हैं। और गुसु के फर्स्ट प्रिंस वंगायू सूसे को रोकते हुए कहता है, अगर हमारा राज गुसु के सामने खुल चुका है तो वो जल्द ही चीफ कल्टीवेटर को भी इस बारे में बता देंगे। लानी कहती है, मेरे पास सियन आयरन है, तुम्हारे पास टाइगर सील की शक्तियाँ। वो वेवुशियन भी इन दोनों के साथ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्वंगायू कहता है, फिर मेरे पास एक प्लान है। वो लानी से कहता है, प्रिंसेस आप इतने दिन तक गुस्सू में रही हैं, आप वहाँ चुपके से जाइए और वहाँ से कुछ ऐसा लाइए जिससे दोनों लैंड प्रिंस उस बुढ़े के साथ बुद्धा टेम्पल आने पर मजबूर हो जाएं। फिर जो आपका है वो आप रख लीजिएगा और जो मेरा है मैं उसे अपना बना लूँगा। लानी पूछती है, बुद्धा टेम्पल क्यों? ग्वंगायू अपने बेडरूम की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मैं यहाँ किसी को लॉक करने वाला हूँ ताकि वो हमारे पीछे गुसु बुद्धा टेम्पल तक न आए। फिर वो टाइगर सील निकालता है
और बाक्सा अचानक उसके सामने आ जाती है। टाइगर सील से कुछ पावर निकलती है और बाक्सा को पुल करके गुंगायु के बेडरूम में बंद कर देती है। लानी कहती है, अभी तक नीमिंजे की सोल वेपन तुम्हें हॉन्ट करती है? गुंगायु उसके प्रश्न को इग्नोर करते हुए कहता है, मेरे पास टाइगर सील है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप यहाँ से जल्दी जाएं। बुद्धा टेम्पल में हमें अभी 2 बुड्ढों को भी स्वर्ग पहुँचाना है। लानी कहती है, तुम चीफ कल्टीवेटर और सहायक कल्टीवेटर को मारोगे? गुंगायु मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। इधर गुसु में वांगजी अपने कमरे में वापस आता है और विंग को जगाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है। उसे सब कुछ याद था, लेकिन अब वो ओमेगा सेल्फ में नहीं था, जिससे उसके मिट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था और ना तो कुछ समझ आता था। उसकी ओमेगा सोल तो बस मरने मारने की भाषा ही समझती थी, लेकिन वो विंग नहीं था। विंग अपने लिए बेड पर नीटली फोल्डेड कपड़े उठाकर पहनने लगता है। वो वांगजी से नजरें चुरा रहा था। लास्ट नाइट कोहॉर्ट सेशन के साथ ही और बहुत सारे इमोशंस थे जो उसे वांगजी से नजरें मिलाने से रोक रहे थे, और विंग का ये रिएक्शन देखकर वांगजी के एक्सप्रेशन एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं, मानो वो हार्डली अपने आंसू रोक रहा हो। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। सीचन कहते हैं, वांगजी क्या मैं मास्टर वे से कुछ प्राइवेट में बातें कर सकता हूँ? सीचन के अंदर आने के बाद वांगजी अभी भी विंग को देख रहा था। ना तो उसने एक भी बार सीचैन की तरफ देखा था, न ही वो अपनी जगह से बिल्कुल हिला था, बस विंग को देख रहा था। विंग वांगजी से कहता है, लांचन मैं ठीक हूँ और तुम बाहर जा सकते हो। वांगजी बाहर चला जाता है। उसके कंधे झुके हुए थे। सीचैन विंग से कहता है, मैं जानता हूँ प्रिंस वे कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपने बहुत कुछ सहा है और हम सब आपके गुनहगार हैं, लेकिन मेरा भाई नहीं। मैं नहीं जानता कि उस दिन जिन सेक्ट की पहाड़ियों में उसने आप पर को जान से मारने के लिए अटैक कैसे किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये उस लव कर्स की वजह से हो सकता है, पर मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता, कम से कम खुद की सेंस में तो नहीं। मेरी गलती थी कि जब वो मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। वो आपको सबसे बचा के रखना चाहता था। जब 6 साल पहले आप नी को अपना कल्टीवेशन पार्टनर और निशियान को अपना बेटा मानकर रोज पैलेस में रह रहे थे, तो मेरा भाई एक एक दिन मर रहा था। वो आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, मेरे भाई ने बहुत कुछ सहा है वे प्रिंस। विंग अपने आंसू नहीं रोक पाता। वो कहता है, मुझे उस पहाड़ी से गिरते वक्त फोनिक्स फीदर ने बचाया था। वो भले ही लांचान पर लव कर्स किया गया था, उसकी इमॉर्टल सोल ने उसकी जान खतरे में डालकर मेरी रक्षा की। इसीलिए जब यहाँ उसकी और लानी की सोल बॉन्ड रिचुअल शुरू हुई तो उसकी सोल मुझसे बॉन्ड हुई, ना कि लानी से। इसीलिए हम दोनों को नया जन्म मिला, उसे यहाँ गुसु में और मुझे उस रात दफन माउंटेन की उस गुफा में। तो दोस्तों, ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बीच बीच में बहुत सारा डिस्टर्बेंस रहा, मुझे पता है, थोड़ा सा नॉइस था, लेकिन क्या करूँ, अगर मैं ये नॉइस कम होने का इंतज़ार करती तो मैं ये पार्ट भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो सॉरी, थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी में भी उतना अच्छा ना हो जितना हमेशा होता है, बट नेक्स्ट पार्ट में ऐसा नहीं होगा एंड नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊँगी। ये वाला थोड़ा लेट हो गया, तो सॉरी। एंड इफ़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।